हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पार्लियामेंट यानी कि भारतीय संसद, और जिसको हम संसद भवन भी कहते हैं। तो दोस्तों हम संसद भवन के बारे में बहुत कुछ काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे और इसको बहुत अच्छे से जानेंगे कि एक्चुअली में संसद भवन है क्या, और इसको हम कुछ पॉइंट्स में कवर करेंगे। दोस्तों वो पॉइंट्स क्या हैं कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है क्या, हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, कंपोजिशन, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट कमेटीज, इंसिडेंट्स एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों जो ये तीन टॉपिक हैं जैसे कि कंपोजिशन, लॉ मेकिंग प्रोसीजर और पार्लियामेंट कमेटीज, इनको मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना के भी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों आप चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जब मैं इन पे भी वीडियोस बनाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप काफ़ी कुछ डिटेल में जान चुकें। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करते हैं। व्हाट इज़ पार्लियामेंट? एक्चुअली में पार्लियामेंट दोस्तों है क्या? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडियन रिपब्लिक की। इट इज ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि दोस्तों बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि जिसके टू हाउसेज होते हैं जिसमें, और दोस्तों जो हमने बाई कैमरल लेजिस्लेचर का कंसेप्ट है वो इंग्लैंड से ले रखा है, यानी कि इंग्लैंड के संविधान से हमने ले रखा है। कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टू हाउसेज, यानी कि दोस्तों जो अपनी इंडियन पार्लियामेंट है वो किसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं या किसकी कंपोज्ड है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और टू हाउसेज, यानी कि जो राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। यानी कि दोस्तों राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस भी बोलते हैं, और लोकसभा जिसको हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस भी बोलते हैं। जो पार्लियामेंट मीट्स एट द संसद भवन इन न्यू दिल्ली, दोस्तों जो अपनी पार्लियामेंट है वो कहाँ पे मीट करती है? संसद भवन में, और कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टोरेट इन द वर्ल्ड, जो इंडियन पार्लियामेंट है दोस्तों वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टोरेट यानी कि वोटर्स को दर्शाती है। जो दूसरे नंबर पे वो यूरोपियन पार्लियामेंट। जो इंडियन पार्लियामेंट है दोस्तों वो है विद 912 यानी कि 912 मिलियन एलिजिबल वोटर्स जो कि थे 2019 में। द प्रेसिडेंट इन देयर रोल एज द हेड ऑफ द लेजिस्लेचर, दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वो उसके रोल में हेड होता है किसका? लेजिस्लेचर का, और उसके पास फुल पावर होती है समन एंड प्रोग्यू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि दोस्तों किसी भी हाउस को पार्लियामेंट के उसको बुलाने की और इसको टर्मिनेट और सस्पेंड करने की फुल पावर होती है दोस्तों राष्ट्रपति के पास में। और डिसॉल्व द लोकसभा, और वो लोकसभा को भी भंग कर सकता है। बट दोस्तों जो प्रेसिडेंट होता है वो एक्सरसाइज इन पावर्स को कब करता है? ओनली अपॉन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर होता है और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी सलाह पे ही अपनी इस पावर को राष्ट्रपति एक्सरसाइज करता है। दोज इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज रेफर टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि दोस्तों जो इलेक्ट होते हैं जनता के द्वारा या फिर जिनको नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज। The members of the Parliament of the Lok Sabha are directly elected by the Indian public voting in single-member districts, and member of Parliament of Rajya Sabha are elected by the members of all state legislative assemblies by proportional representation. यानी कि दोस्तों जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा के उनको डायरेक्टली इलेक्शन के द्वारा इंडियन पब्लिक के द्वारा दोस्तों वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। और जो दोस्तों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं राज्यसभा के, उनको जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इलेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों हिस्ट्री जान लेते हैं। एक्चुअली में हिस्ट्री क्या है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की? दोस्तों ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ इंडिया वाज द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोस्तों जब अंग्रेजों का शासन था उस टाइम पे जो इंडिया की लेजिस्लेटिव ब्रांच थी वो थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच वाज क्रिएटेड इन 1861, यानी कि जिसको 1861 में बनाया गया था। कौन से एक्ट के द्वारा? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, और उसको दोस्तों डिसबैंड किया गया था 1947 में। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी फिर दोस्तों भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान असेंबली थी उसको इलेक्ट किया गया ताकि वो भारत के लिए संविधान और भारत का संविधान लिख सके। जो इसके मेंबर्स थे दोस्तों उन्होंने नेशन को फर्स्ट पार्लियामेंट के रूप में सर्व किया था।
और 1950 में दोस्तों संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको डिसबैंड कर दिया गया था, और फिर उसके बाद जो सक्सीड हुई थी वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हुई थी, जो आज भी एक्टिव है दोस्तों टुडे टिल टाइम। अब दोस्तों कंपोजिशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के कंपोजिशन जो मैंने आपको पहले बताए थे वो क्या क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों जो इंडियन पार्लियामेंट के जो कंपोजिशन है वो है, फर्स्ट है दोस्तों प्रेसिडेंट, जो कि अभी हाल में हमारे करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों, श्री द्रौपदी मुर्मू। और दोस्तों इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो है लोकसभा, और जो थर्ड कंपोनेंट है दोस्तों वो है राज्यसभा, यानी कि लोअर हाउस एंड अपर हाउस। अब दोस्तों जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, इज ए कंपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि दोस्तों जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति होता है वो स्टेट का हेड होता है अंडर आर्टिकल 60 एंड अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों आर्टिकल 60 और आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंश्योर दैट लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, यानी कि दोस्तों ये राष्ट्रपति की जिम्मेवारी है कि जो भी संसद भवन में जो भी लॉ पास होगा उसको संविधान के अनुसार पास किया जाए, एंड दैट द स्टिपुलेटेड प्रोसीजर इज फॉलोड बिफोर इंडिकेटिंग अप्रूवल टू द बिल्स, और जो दोस्तों संविधान में जो भी इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है उसके हिसाब से उसको अप्रूवल दिया जाए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड सर्व फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, यानी कि दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो पार्लियामेंट के और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और 5 years के लिए, यानी कि दोस्तों 5 साल के टर्म के लिए। और जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में दोस्तों भाग लेते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्टेड होते हैं उनके द्वारा, जो पौंडीचेरी और दिल्ली जो ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज है इनके जो मेंबर्स होते हैं दोस्तों वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। अब दोस्तों लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा में दोस्तों अभी 543 यानी कि 543 सीट्स हैं, और दोस्तों राज्यसभा में 245 सीट्स हैं। अब दोस्तों जो लोकसभा में है अभी जैसे कि गवर्नमेंट 328, ओपोजिशन 212 एंड वैकेंट 3 सीट्स, यानी कि दोस्तों लोकसभा में अभी भी 3 सीट्स वैकेंट हैं। और जो राज्यसभा में है दोस्तों गवर्नमेंट 110 एंड ओपोजिशन की 129 सीट्स, और जो वैकेंट हैं 6 सीटें हैं दोस्तों। और दोस्तों राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो दोस्तों एक्चुअली रफ आइडिया है जो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में मैंने आपको दिया है। मैं इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो भी जरूर बनाऊंगा दोस्तों, तो आप उस वीडियो में जाकर बहुत अच्छे से राज्यसभा और लोकसभा के फुल प्रोसीजर के बारे में समझ पाएंगे। अब दोस्तों पार्लियामेंट हाउस, थोड़ा सा मैं आपको पार्लियामेंट हाउस के बारे में बता देता हूँ। द पार्लियामेंट हाउस संसद भवन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, यानी कि दोस्तों जो पार्लियामेंट वो नई दिल्ली में स्थित है, और इसको जो डिज़ाइन किया गया था दोस्तों वो एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, who were made responsible for planning and construction of न्यू दिल्ली by the British government, यानी कि जिसको दोस्तों जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको उन्होंने मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ताकि वो न्यू दिल्ली का कंस्ट्रक्शन और उसकी प्लानिंग कर सकें, एज द होम ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव के होम के हिसाब से बनाया गया था। द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड चैम्बर ऑफ प्रिंस, तो दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट्स का होम था और प्रिंस का चैम्बर था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग टुक 6 years, यानी कि दोस्तों संसद भवन को बनने में 6 साल लगे थे, एंड द ओपनिंग सेरेमनी वॉज परफॉर्म्ड ऑन 18 जनवरी 1927, और जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी दोस्तों वो कब थी, 18 जनवरी 1927 को, बाय द वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन, यानी कि दोस्तों जो उस टाइम पे वाइसराय थे और गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो थे लॉर्ड इरविन। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर द बिल्डिंग वॉज 8.3 million, यानी कि दोस्तों जो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो थी 8.3 million रुपीज़, यानी कि दोस्तों $1,00,000। द बिल्डिंग इज 21 meters 70 feet, यानी कि दोस्तों 70 फीट और 21 मीटर टोल है, 170 मीटर यानी कि 560 फीट डायमीटर में है, एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 2.29 हेक्टेयर्स,
यानी कि दोस्तों 5.66 यानी कि 5.5 एकड़ का एरिया भी कवर करती है। जो सेंट्रल हॉल है दोस्तों वो कंसिस्ट ऑफ चैम्बर्स ऑफ लोकसभा। सेंट्रल हॉल में कौन क्या क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है एंड लाइब्रेरी हॉल है। सराउंडिंग दीज 3 चैम्बर्स इज 4 स्टोरीड सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन फॉर मेंबर्स। और दोस्तों जो इसके सराउंडिंग में चैम्बर्स हैं, जो 4 स्टोरीड सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें क्या है दोस्तों, अकोमोडेशन है मेंबर्स के लिए। एंड हाउसेस जो पार्लियामेंट्री कमेटीज के मेंबर्स हैं उनके लिए। ऑफिसेज हैं दोस्तों यहाँ पे, एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, यहाँ पे दोस्तों मिनिस्ट्रीज हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स की। जर्नल लेआउट क्या है दोस्तों, द सेंटर एंड द फोकस ऑफ द बिल्डिंग इज द सेंट्रल हॉल। जो इसका सेंटर और जो फोकस है बिल्डिंग का वो सेंट्रल हॉल है दोस्तों। इट कंसिस्ट ऑफ चैम्बर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड लाइब्रेरी हॉल, जो दोस्तों जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा एंड लाइब्रेरी हॉल है। बिटवीन देम लाइज गार्डन कोर्ट्स, गार्डन कोर्ट्स है दोस्तों। सराउंडिंग दीज 3 चैम्बर्स इज 4 स्टोरीड सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्ट अकोमोडेशन फॉर मिनिस्टर्स, चेयरमैन, पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्टी ऑफिसेज, इंपॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, सेक्रेटरीट एंड आल्सो द ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। दोस्तों इनके लिए अकोमोडेशन की व्यवस्था भी है। जो सेंट्रल हॉल है वो सर्कुलर है शेप में, एंड इज द डोम इज 30 मीटर और 98 फीट डायमीटर, जिसका डोम का 38 मीटर है और 98 फीट डायमीटर है। इट इज ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक इंपोर्टेंस का प्लेस है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड इन द सेंट्रल हॉल, जो भारतीय संविधान था उसको सेंट्रल हॉल में फ्रेम किया गया था। सेंट्रल हॉल वॉज ओरिजिनली यूज्ड इन द लाइब्रेरी ऑफ ईस्ट वाइल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी दोस्तों जो सेंट्रल हॉल था वो ओरिजिनली किस यूज होता था, लाइब्रेरी ऑफ ईस्ट वाइल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको लाइब्रेरी के हिसाब से यूज किया जाता था, एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। In 1946 it was converted and refurbished into the Constituent Assembly Hall। इसको 1946 में दोस्तों मतलब कन्वर्ट करके और रिफर्बिश्ड करके इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हॉल में बदल दिया गया। एट प्रेजेंट सेंट्रल हॉल इज यूज्ड फॉर होल्डिंग जॉइंट सिटिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि दोस्तों जो भी सेंट्रल हॉल है उसको किसके लिए यूज किया जाता है, जॉइंट सिटिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ हिज जनरल इलेक्शन। और दोस्तों इसको यानी कि जब भी कोई जनरल इलेक्शन होता है तो उसमें जो पहला सेशन होता है राष्ट्रपति के, जिसमें राष्ट्रपति का स्पीच होता है, उसके लिए भी वहाँ पे जॉइंट सीटिंग के लिए व्यवस्था की जाती है। अब दोस्तों लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है इंडियन पार्लियामेंट में। जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स आर ब्रॉट बिफोर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स होते हैं दोस्तों उनको पार्लियामेंट हाउस के सामने लाया जाता है और एक बिल ड्राफ्ट किया जाता है दोस्तों लेजिस्लेटिव प्रपोजल का, विच उसके बाद पास किया जाता है दोनों हाउसेस के द्वारा, एंड असेंटेड बाय द, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा उस पर साइन कर दिए जाते हैं या असेंट दे दिया जाता है। तो जो दोस्तों बिकम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का एक्ट बन जाता है। मनी बिल्स मस्ट ओरिजिनेट इन लोकसभा। जो मनी बिल्स होते हैं दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पुट किए जाते हैं। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन ओवर द बिल्स टू हाउस। जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है दोस्तों वो मनी बिल्स के ऊपर सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकती है सिर्फ 14 दिन के अंदर अंदर। ये लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है दोस्तों। अब दोस्तों पार्लियामेंट्री कमेटीज भी होती हैं और पार्लियामेंट कमेटीज भी होती हैं दोस्तों, जिनको हम पार्लियामेंट्री कमेटीज आर फॉर्म टू डेलिब्रेट स्पेसिफिक मैटर्स एट लेंथ। यानी कि दोस्तों जो अंदर का जो पार्लियामेंट का जो कार्य होता है उसके जो मैटर्स स्पेसिफिक मैटर्स होते हैं उनके लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई जाती हैं। द पब्लिक इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड एंड स्टडीज आर कंडक्टेड टू हेल्प द कमेटीज अराइव एट द कंक्लूजन्स। एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज आर ऑफ 2 काइंड्स। यानी कि दोस्तों 2 तरह की होती हैं, जो एड हॉक कमेटीज होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं दोस्तों परमानेंट कमेटीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन प्रेजेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि दोस्तों जो एक प्रोविजन होता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, उनके हिसाब से स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, वो परमानेंट होती है, उनको टाइम टू टाइम बनाया जाता है। और जो एड हॉक कमेटीज होती है दोस्तों वो परमानेंट नहीं होती, वो टेम्परेरी होती हैं और स्पेसिफिक दोस्तों जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। दे सीज टू एग्जिस्ट एंड व्हेन दे फिनिश द टास्क असाइन टू देम एंड सबमिट ए रिपोर्ट। और दोस्तों जब उनका टास्क जो उनको दिया जाता है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो खत्म हो जाती हैं। इंसिडेंट दोस्तों आपको पता है कि जैसे कि हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो ये थोड़ा सा उसका इंसिडेंट का रेफरेंस लिया गया है। ऑन 13 दिसंबर 2001 यानी कि दोस्तों 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट वाज अटैक्ड बाय द इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप।
एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप था जिसके द्वारा इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक किया गया था। जो प्रोटेक्टर्स वर लश्कर ए तैयबा, जो कि दोस्तों लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट थे। जो दोस्तों इसमें अटैक हुआ था वो लीड टू द डेथ्स ऑफ 5 टेररिस्ट, इसमें 5 टेररिस्टों की जान गई थी और जो 6 दिल्ली पुलिस पर्सनल से दोस्तों वो शहीद हुए थे और 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस पर्सनल थे वो भी दोस्तों शहीद हो गए थे एंड एक जो गार्डनर थे वो भी शहीद हो गए थे। विच टोटल 14 फैटिलिटीज, यानी कि दोस्तों इसमें टोटल 14 फैटिलिटीज थी। द इंसिडेंट लेड टू द इंक्रीज टेंशन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, जो ये इंसिडेंट हुआ था दोस्तों इसने भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस को बढ़ा दिया था और रिजल्टिंग इन द इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ, और मतलब जिसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा टेंशंस बढ़ गई थी और यहाँ पे आगे जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस भी खराब हो गए थे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, अब हमें इतना पूरा कंक्लूजन के बाद लास्ट में ये पता करना है कि मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो क्या पार्लियामेंट का, वो तो आपको पूरे वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट एक थोड़ा सा मेन ऑब्जेक्टिव है, इसको भी आप देख लें दोस्तों। द पार्लियामेंट हैज द 3 मेन फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग द इलेक्टोरेट। पार्लियामेंट के जो 3 मेन फंक्शन है दोस्तों क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्टोरेट यानी कि वोटर्स को दर्शाता है, डेमोक्रेसी को दर्शाता है, मेकिंग लॉज बनाते हैं, एंड ओवरसीइंग द गवर्नमेंट वाया हियरिंग एंड इंक्वायरीज, यानी कि दोस्तों फिर जो डेली मीटिंग्स होती हैं, डे टू डे जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में उनमें हियरिंग्स होती हैं और इंक्वायरीज होती हैं। जो अदर फंक्शंस होते हैं दोस्तों पार्लियामेंट के वो कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल फंक्शंस एंड कंट्रोल ओवर द कैबिनेट। और दोस्तों मतलब जैसे लेजिस्लेटिव में आपको पता है कानून बनता है, फाइनेंशियल फंक्शंस यानी कि दोस्तों जो मनी बिल वगैरह पास किए जाते हैं, और कंट्रोल ओवर द कैबिनेट यानी कि दोस्तों जो कैबिनेट होती है वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होती है, पार्लियामेंट एक कैबिनेट के ऊपर चेक बनाए रखती है। तो दोस्तों यही था इंडियन पार्लियामेंट के बारे में और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे एक बार फिर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक जरूर करें, और फिर दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।